उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में उच्च अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि इन गांवों में समग्र विकास और आजीविका संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए सभी अधिकारी पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता से जुटे रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर कानून व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करवाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि धामों और यात्रा मार्गों पर अशांति पैदा करने वाले और अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित तत्वों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घोषित 2 स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का शीघ्र चिन्हांकन कर कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने हेतु नए डेस्टिनेशन विकसित करने पर भी प्राथमिकता से कार्य किया जाए। वहीं उत्तराखंड में जनपद के यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकैंची बैंड के पास अचानक पहाड़ी से मलबा भर कर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से आए मलबे में दबने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक घायल को जो है वो जानकी चट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सोमवार शाम के समय यमुनोत्री मार्ग पर नौकैंची में अचानक पहाड़ी दरकने से मलबे में कुछ यात्री दब गए। सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। तो हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं उत्तराखंड से। धनराज, आप पूरी जानकारी दीजिएगा, पहले अपडेट दीजिएगा कि क्या कुछ अपडेट है। जो कल लैंडस्लाइड हुई है, एक बच्ची की मौत हुई है, एक व्यक्ति घायल है, पूरी जानकारी दीजिए। और उस घायल की क्या कुछ अवस्था है, कैसा स्वास्थ्य है उसका, क्या वो सीरियस है या फिर खतरे से बाहर है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से यमुनोत्री मार्ग पर के धाम के पास कहीं न कहीं जो मलबा है वो आया था और जिसके चलते कहीं लोगों के दबने की सूचना एसडीआरएफ को मिली थी। जिसके बाद एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ ने तुरंत ही रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया। और रेस्क्यू अभियान में देखिएगा कि अभी तक की यदि मैं बात करूँ तो जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है उसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति भी घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उसकी स्थिति अब सामान्य बनी हुई है, खतरे से बाहर है, लेकिन वही देखिएगा कि इसका इलाज अभी भी चल रहा है। और वही बताया जा रहा है कि और भी लोगों के दबे होने की आशंका एसडीआरएफ और जो टीमें वहां पर लगी हैं रेस्क्यू, उन्होंने आशंका जताई है। लेकिन वहीं पर देखिएगा कि जो पूरा रेस्क्यू अभियान है वो लगातार वहां पर जारी है। और अभी भी देखिएगा कि जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है या आपदा प्रबंधन की टीम है वो वहाँ पर डटी हुई है, तमाम अधिकारी वहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी देखा गया कि जो दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, अभी कोई ऐसा मामला निकलकर सामने नहीं आया है। और अभी लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि सतर्कता कहीं न कहीं सबसे पहले है और सतर्कता के चलते जो देखा जाए तो जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। और आप देखिएगा कि अभी यमुनोत्री मार्ग को थोड़े समय के लिए बंद किया गया है क्योंकि मौसम कहीं न कहीं मार्ग खोलने के में बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो प्रशासन की टीमें वहाँ पर लगी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात करें या डीआरडीओ की बात करें या अन्य टीमों की बात करें, तमाम टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं और तमाम टीमें वहाँ पर रेस्क्यू अभियान और इसके साथ ही जो मार्ग है उसको खोलने का प्रयास लगातार कर रही है। हालांकि मौसम कहीं न कहीं बाधा बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन धनराज, जैसे मैं देख सकती हूँ अभी भी आपके पीछे शायद बारिश हो रही है, तो अब मौसम जैसे जैसे खराब होगा वैसे वैसे स्थिति और बिगड़ेगी। तो अब कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को, पहले ये बताएगा और फिर मौसम कब तक साफ होने का अनुमान जताया गया है वो भी बताएगा, क्योंकि जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक इस तरीके की परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और इस तरीके से मडस्लाइड होना, लैंडस्लाइड होना बहुत ही आम बात हो चुकी है वहां पर। अक्सर हर साल ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड की सामने आती है।
बिल्कुल सिपन, देखिए आपने सही कहा है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और लगातार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। क्योंकि वो 2013 की आपदा केदारनाथ की अभी तक कोई भूला नहीं है, उसको सब याद करते हैं कि किस तरीके की वो आपदा आई थी। और जून का महीना कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भारी गुजरता हुआ नजर आता है, क्योंकि 2013 में वो भी जून का ही महीना था कि जब केदारनाथ के अंदर इस तरह की आपदा आई थी और हजारों लोगों की मौत उसमें हो गई थी। तो इसी तरीके से देखिएगा कि अभी भी देखा जाए तो जून का महीना चल रहा है और इसमें सतर्कता बरतना अति आवश्यक है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहीं न कहीं प्रयास भी करते हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी करते हैं कि किस तरीके से ऐसी आपदाओं से बचने के लिए उनको काम करना है। क्योंकि देखिएगा जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है उसके। और कहने के मुख्यमंत्री प्रयास भी करते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान रहता है उसके अनुसार कहीं न कहीं अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जाते हैं। और अभी भी देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से मौसम है आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जिसमें कहीं न कहीं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और लगातार देखा भी जाता है कि जो प्रशासन की टीमें हैं या फिर कहा जाए आपदा प्रबंधन की टीम है या एनडीआरएफ की टीम है, ऐसे मौके पर कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर उनको रखा जाता है। और ऐसी जगह जहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना बनी रहती है, ऐसी जगहों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाता है और वहाँ पर पहले से ही जो तकनीकी मशीनें हैं वो वहाँ पर स्थापित की जाती हैं। ठीक है, प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद जो है इन यात्रियों तक भी पहुंचाई जा रही है और इस सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए, एक बार फिर से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, फिर से ट्रैफिक मूवमेंट और यात्रियों की मूवमेंट को ठीक करने के लिए लगातार काम हो रहा है। लेकिन बुरी खबर यही आई थी कि एक बच्ची की मौत हुई थी और एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। इसी बीच हम आगे बढ़ेंगे और अगली खबर पर भी धनराज से जानकारी लेंगे। अगली खबर जो है वो राजनीति से जुड़ी है, जहां पर देश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। सबसे पहले समय पर चुनाव नहीं हुए, जब समय निकल गया शासन ने आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन जारी किए बिना आरक्षण लागू कर दिया। यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया पर हाई कोर्ट से रोक लगा दी गई। हालांकि आरक्षण से संबंधित एक अन्य याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तराखंड पंचायत संगठन के संयोजक जगत द्वारा जो है वो यहाँ पर कहा गया है, उनके मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लागू करने में संविधान की मूल धारणा की अनदेखी हुई है। आरक्षण को लेकर यहाँ पर रोस्टर इस तरीके से होना चाहिए था कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, लेकिन ऐसा ना कर पाने की वजह से पुराने रोस्टर को खत्म कर नए सिरे से रोस्टर बना दिया गया है। हमारे साथ धनराज ज्वाइन किए हुए हैं। धनराज, आपसे जानना चाहूंगी, याचिका पर आज सुनवाई होगी और एक बार फिर से जो इलेक्शन का एक जो प्रोसेस होता है उस पर फिर से सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ याचिकाएं रही है, कुछ बंद हो चुके हैं केसेस जो चल रहे थे और आज एक याचिका पर सुनवाई होगी, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल सिपन, देखिए कहीं ना कहीं सीधी पंचायत चुनाव जो उत्तराखंड के अंदर नहीं हुए हैं काफी समय से, और उसके लिए जो प्रशासक है वो नियुक्त किए गए थे, उनका समय भी लगातार बढ़ता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि अभी भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो पंचायत चुनाव होने हैं उस पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं इस पर स्टे दिया गया है और साफ तौर पर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो आरक्षण की लिस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके कारण कहीं ना कहीं इलेक्शन पर रोक लगाई जाती है। क्योंकि अभी देखिएगा कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने जो पंचायत चुनाव है उसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली थी और चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी गई थी। क्योंकि आप देखिएगा कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखें घोषित की गई थी उसमें 10 जुलाई और 15 जुलाई चुनाव करने की तारीख घोषित की गई थी। उसके साथ ही 19 जुलाई को इसका परिणाम भी आना था। लेकिन जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जो याचिका डाली थी उस पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और उस पर संज्ञान लेते हुए अभी पंचायत चुनाव को टाला है। तो इसी तरीके से देखिएगा कि आज भी एक याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली हुई है, आज इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट किस तरह का फैसला सुनवाई पर लेता है। जी लेकिन धनराज, अब जब इलेक्शन बाधित हो जाती हैं, चुनाव बाधित होते हैं, टल जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों के जो काम है वो रुक जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुकते हैं कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर। तो इसे कैसे देखा जाएगा, इसे कैसे ध्यान में रखकर लोगों के कामकाज भी जारी रखना इम्पोर्टेंट है और इलेक्शंस को करवाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक नहीं होते तब तक कैसे कामकाज चलेगा?
क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि बहुत जल्द इलेक्शन हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से बाधित हो गई है। बिल्कुल सिकंद, देखिए कहीं ना कहीं लोगों को काफी उम्मीद थी कि पंचायत चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव के बाद जो उनका प्रतिनिधि चुनकर आएगा वो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में विकास कार्य कराएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और चुनाव के कारण कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो भी रुके हुए हैं, क्योंकि जब तक पंचायत अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक विकास कार्य भी नहीं हो सकता है। हालांकि प्रशासक जरूर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन प्रशासकों को इतनी अनुमति नहीं है कि वो अपने कोटे से कोई काम करा सके। लेकिन अब देखिएगा कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लगातार बयानबाजी आ रही है कि वो उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कांग्रेस पर भी ठीक रख छोड़ा गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस ये चुनाव नहीं करने देना चाहती है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें डिले हो रहा है और वो बार बार हाईकोर्ट का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से निर्णय दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक आरक्षण की जो लिस्ट है वो फाइनल नहीं हो जाती है तब तक चुनाव नहीं किए जा सकते। तो इसको देखना होगा कि अब आरक्षण की जो लिस्ट है उसको फाइनल करने के लिए कितना समय लगता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि चुनाव पर जो पंचायत चुनाव है उस पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज सर यहाँ पर अपडेट कर रहे थे पहले किस तरीके से मौसम बाधा बना है और अब उसके बाद राजनीति किस तरीके से गरमा रही है पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो चीजें सामने आई है उसके बाद पंचायत के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं टल रहे हैं कुछ रीजंस के चलते, और अब एक और रीजन और आज एक याचिका पर सुनवाई भी होगी। इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगने के बाद अब पंचायत राज विभाग की निद्रा टूटी है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब पंचायती राज सचिव इस विषय पर सफाई दे रहे हैं। सचिव पंचायती राज विभाग चंद्रेश यादव ने कहा है कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन न्यायालय में किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने चुनाव प्रणाली पर रोक लगाई है और ऐसे में अब उनके द्वारा रुड़की प्रेस को सूचित किया गया है कि जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन की प्रति जो उनकी उपलब्ध करवाई गई है वो जल्द करवाई जाए और संभवतः कल तक उसे न्यायालय में पेश भी कर दिया जाएगा। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक बार फिर पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ये आयोजन परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों के साथ यहां पर ट्राई कलर गुब्बारे उड़ाकर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अब अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं और जल्द ही खेल लेगेसी प्लान के तहत प्रदेश को 23 नई अकादमी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के समय में आयोजित हुए दोनों ओलंपिक खेलों में भारत के प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का काम किया है। रेखा आर्य ने कहा कि देवभूमि को खेल भूमि बनाने का सपना तब साकार हो सकता है जब हम ऐसी खेल संस्कृति विकसित करें कि यहां हर घर से एक खिलाड़ी पैदा हो। उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ी गणों को, पूरे देश के खिलाड़ी गणों को, पूरे विश्व के खिलाड़ी गणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपने इस देवभूमि में, जहाँ देवभूमि है, जहाँ
सैन्य भूमि है उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 38 नेशनल गेम के आयोजन के साथ हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है। लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश भर में जो है ओलंपिक दिवस हर जिले में मनाया जा रहा है। तो एक कोशिश है कि खेल भावना को और खिलाड़ियों को और खेल के संसाधनों को और डेवलप किया जाए और उसकी भावना को जो है उनके अंदर पिरोया जाए। तो एक कोशिश है। मैं समझती हूँ आने वाले समय के लिए जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में 2036 ओलंपिक जो है वो भारत में इसका आयोजन हुस और अग्रसर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो तैयारियां हम लोगों की हो रही है निश्चित रूप से 2036 में उत्तराखंड के बच्चे भी जो है प्रतिभागी बनेंगे और मेडलिस्ट बनेंगे। उस और जो है विभाग की लगातार निरंतर कोशिश चल रही है। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंघ के संस्थापक एक राष्ट्र एक विधान एक निशान और एक प्रधान के प्रबल समर्थक राष्ट्रभक्त और अमर बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में नगर निगम सभागार रुड़की में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह रुड़की, विधायक माननीय प्रदीप बत्रा और ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी भी मंचासीन रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अपना हमारा राजनीतिक दल था भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के वो आदर्श थे। उनका व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ध्यान करना चाहिए और जिस प्रकार से डॉक्टर मुखर्जी जी ने पंजाब को, कलकत्ता को पाकिस्तान में जाने से बचाया और जिस प्रकार से 2 निशान 2 विधान 2 संविधान की बात का विरोध किया। उन्होंने कहा एक निशान एक विधान भारत में रहेगा और जिस प्रकार से मैं जब जम्मू कश्मीर में जाते थे तो परमिट बनाना पड़ता था, उन्होंने परमिट का उल्लंघन करके वो वहाँ गए और उनको वहाँ पे जेल में डाल दिया गया और जेल में षड्यंत्र करके उनकी हत्या की गई और वो उनका बलिदान दिवस आज ही के दिन वो बलिदान हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया है, उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारा देश बलिदान का हमारा देश बिल्कुल हमारा देश से क्या प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति उनके बलिदान को याद रखेगा और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलने वाला है। संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज ये गोष्ठी रखी गई, जिसमें हमारे राज्य मंत्री ओम प्रकाश जी उपस्थित थे, हमारे ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष राकेश त्यागी जी उपस्थित थे और हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जय शेर कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया गया और जो उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी, पार्टी को दशा देने का काम किया। आज भी हम उनके अनुसार चल रहे हैं, उनके अनुसरण कर रहे हैं और जो भी उन्होंने इस टाइम काम किया, जो बलिदान दिया देश के लिए, जो उनका नारा था कि एक देश में एक ही संविधान होगा, एक ही विधान होगा, एक ही विधान होगा, उसको मोदी जी ने पूरा किया है सपने को। और उस टाइम 2 विधान 2 संविधान और 2 निशान चला करते थे। मैं चाहूँ कि आज देश में मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो इन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे हमारे जितने भी जो बड़े लोग रहे हैं, जैसा कि उन्हीं की वजह से आज ये देश जो है चल रहा है, उसी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। जो बनाते हैं कश्मीर में बलिदान दिया और बिना परमिट के अब कश्मीर में गए और वहाँ पर उन्होंने भारत का झंडा फहराया। संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में ग्रामीण और नगरीय महिलाओं के बीच संवाद विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन का नेतृत्व महिला मोर्चा प्रांतीय व्यापार मंडल की अध्यक्षा मधु गुप्ता ने किया, जिसमें कि महिला सहभागिता, आत्मनिर्भरता और संगठनात्मक प्रतिबद्धता की प्रभावशाली झलक देखने को मिली।
कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, प्रांतीय व्यापार मंडल महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष विशाल गुप्ता और उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला विभाग के उपाध्यक्ष मधु भट्ट भी यहां पर उपस्थिति उनकी रही, जिन्होंने कि कार्यक्रम को विशेष गौरव प्रदान किया। नेहा जोशी ने अपने प्रेरणादायक विचारों और नेतृत्व क्षमता से उपस्थित महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी ही किसी भी समाज के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। वहीं मसूरी में शराब की दुकानों पर लगातार मिल रही ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद उपजिलाधिकारी के निर्देश के बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में शराब के ठेकों पर छापेमारी की गई। पिक्चर पैलेस स्थित शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग का मामला सामने आया, जिस पर कि नायब तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है, जिस पर कि आला अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जानी है। पिछले लंबे समय से शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी और आज प्रशासन की टीम के लोग ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे, जहां पर अनियमितता पाए जाने के बाद शराब की दुकान के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि आज शहर की विभिन्न शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। पिक्चर पैलेस में शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग करते हुए पकड़ा गया, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। मसूरी में पिछले कुछ दिनों से ओवर रेटिंग की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय मसूरी द्वारा मुझे आदेशित किया गया, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जो है विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की गई, जांच की गई। लगभग कई जगह सही पाया गया। पिक्चर पैलेस पे जो वाइन शॉप है वो ओवर रेटिंग करते पकड़ा गया और उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे दंड लगाया जाएगा? इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। आबकारी नियमानुसार जो भी उसका नियम बनता होगा उसके तरह ही कार्रवाई की जाएगी। आगे भी कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई जारी रहेगी। और आपके माध्यम से भी मैं सबको सूचित करना चाहता हूं कि कोई भी शराब विक्रेता इस तरह की ओवर रेटिंग ना करे और शहर में जो है शांति से अपना व्यवसाय करें। तो चलिए, फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।